नमस्कार, मैं हूं राहुल सिन्हा। आप सभी डीएनए मित्रों का स्वागत है। आज का डीएनए आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आज हम अमेरिका में मोसाद के डर का विश्लेषण करेंगे। जिस मोसाद की मदद से ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध शुरू किया, उस मोसाद से यूएस को डर लगने लगा है। अमेरिका के रक्षा विभाग पेंटागन ने कहा है कि उसे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से खतरा है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक यह खतरा क्रिटिकल लेवल पर है। यूएस और इजराइल की जिगरी दोस्ती को देखते हुए यह खबर पूरी दुनिया को हैरान कर रही है। इसलिए आज आपको जानना चाहिए, जिस ट्रंप सरकार से दुनिया के कई देश डरे हुए हैं, उसे मोसाद से डर क्यों लग रहा है। आज का डीएनए आपको इसलिए देखना चाहिए क्योंकि आज हम पेट्रोल से सस्ते तेल की लॉन्चिंग का विश्लेषण करेंगे। दुनिया भर में तेल संकट के बीच भारत ने E85 फ्यूल लॉन्च कर दिया। कई पेट्रोल पंप पर अब इस तेल की बिक्री शुरू हो गई है। E85 फ्यूल में 85% इथेनॉल है और 15% पेट्रोल है। अभी मिलने वाले पेट्रोल की तुलना में इसकी कीमत कितनी है, इसके फायदे क्या हैं, इसके नुकसान क्या हैं और किन गाड़ियों में 85% इथेनॉल वाले तेल का इस्तेमाल हो सकता है, किस में नहीं, ये सारी जानकारी आज आपको हमारे विश्लेषण में देखने को मिलेंगी। आज का डीएनए आपको इसलिए देखना चाहिए ताकि आप जान सके हमारे देश का हेल्थ सिस्टम तमाम सुधारों और दावों के बाद भी कैसे वेंटिलेटर पर है। आज हम आपको देश के ट्रॉमा सेंटर की रियलिटी रिपोर्ट दिखाएंगे। इसकी शुरुआत इस उद्देश्य से हुई थी कि हाईवे पर होने वाले हादसों के दौरान लोगों की जान बच जाए, लेकिन हमारी रिपोर्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा इन ट्रॉमा सेंटर्स की सांसें खुद ही टूट रही हैं। इन ट्रॉमा सेंटर्स को देखकर आज आपको सदमा लगने वाला है। आज का डीएनए आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि आज हम अखबार पर खाना परोसने के लिए बने एक जरूरी खबर का विश्लेषण करेंगे। जो लोग अखबार में समोसा, लिट्टी और बड़ा पाव जैसे व्यंजन परोसते हैं, उन पर अब कार्रवाई होगी, उन्हें जेल भी हो सकती है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI के इस कड़े फैसले की वजह आज आपको जरूर जाननी चाहिए। आज का डीएनए आपको इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि आज डीएनए में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की परीक्षा होने वाली है। धामी देश में यूसीसी लाने वाले पहले सीएम हैं। धामी का नाम योगी आदित्यनाथ और हिमंता बिस्वा शर्मा जैसे आक्रामक छवि वाले मुख्यमंत्रियों के साथ लिया जाता है, लेकिन देवभूमि में सीएम धामी की मौजूदा और आगामी चुनौतियां क्या हैं, इस पर आज हमारा विशेष संवाद रात 9:30 पर आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन पहले आज की बड़ी खबरें देख लेते हैं। भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर आज केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने अहम जानकारी दी है। पीयूष गोयल ने कहा, अगले महीने दोनों देशों की ट्रेड डील का पहला चरण लागू हो जाएगा। इसी सप्ताह ट्रेड डील को लेकर दोनों देशों के बीच बातचीत का अंतिम चरण पूरा हुआ है। ट्रेड डील का मकसद वर्ष 2030 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को $500 बिलियन तक पहुंचाना है। उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि यूपी पुलिस संविधान का पालन नहीं करती है, बल्कि नेताओं को संतुष्ट करने में व्यस्त है। कोर्ट ने यह भी कहा कि कई मामलों में एफआईआर और हिरासत भी राजनीति से प्रेरित होती है। बिहार के पूर्व सीएम लालू प्रसाद और राबड़ी देवी ने सुरक्षा कटौती के लिए उसके विरोध में अपनी सुरक्षा वापस लौटा दी। उन्होंने पटना आवास पर तैनात सभी सुरक्षा कर्मियों को वापस भेज दिया है। राबड़ी देवी के समर्थन में तेजस्वी यादव ने भी अपनी पूरी सुरक्षा छोड़ दी है। तेजस्वी ने आंदोलन की चेतावनी भी दी है। लालू यादव की बेटी रोहिणी की अपील पर अब भारी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता खुद आवास के बाहर सुरक्षा के लिए जमा हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर बनी अवैध मस्जिद पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। केशेरुआ गांव में कब्रिस्तान की भूमि पर मुस्तफा कादरी मस्जिद का निर्माण किया गया था। कई थानों की पुलिस और पीएसी की मौजूदगी में इसको गिरा दिया गया। प्रशासन के मुताबिक अवैध धार्मिक स्थलों के खिलाफ ये बुलडोजर अभियान आगे भी जारी रहेगा। वैभव सूर्यवंशी भारतीय क्रिकेट टीम में शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी बन गए हैं। आज बीसीसीआई ने आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे के साथ साथ एशियन गेम्स के लिए भी भारत की T20 टीम का ऐलान किया। आईपीएल 2026 में ऑरेंज कैप जीतने वाले 15 साल के वैभव सूर्यवंशी को पहली बार भारतीय टीम में शामिल किया गया है। श्रेयस अय्यर को कप्तान और तिलक वर्मा को उप कप्तान बनाया गया है। देश को T20 वर्ल्ड कप जिताने वाले कप्तान सूर्य कुमार यादव को टीम में जगह नहीं मिली है। गर्मी से जूझते दिल्ली एनसीआर के लिए मौसम विभाग से
राहत भरी खबर आई है। मौसम विभाग के मुताबिक जून के अंतिम हफ्ते तक मानसून दिल्ली तक पहुंच जाएगा। इस बार केरल में मानसून 4 जून को आया है, जो औसत से 3 दिन लेट है। मौसम विभाग का यह भी कहना है कि जून के आखिरी सप्ताह में ही दिल्ली के नजदीकी राज्यों में बारिश हो जाएगी। डीएनए मित्रों, आज हम सबसे पहले उस बड़ी खबर का विश्लेषण करेंगे जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। यह बड़ी खबर अमेरिका और इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद से जुड़ी हुई है। आज आपको जानना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप की सरकार आखिर मोसाद से क्यों डरी हुई है। व्हाइट हाउस से पेंटागन तक यूएस में इस समय मोसाद के नाम पर अलर्ट क्यों जारी किया जा रहा है। बड़े बड़े ग्लोबल एक्सपर्ट्स ये समझने में लगे हैं कि जिस मोसाद की मदद से अमेरिका ने ईरान पर हमला किया, उससे आखिर ट्रंप सरकार को खतरा क्यों महसूस हो रहा है। विदेश नीति से लेकर खुफिया विभाग के विशेषज्ञ भी यही डिकोड करने में लगे हुए हैं कि यूएस के डिफेंस पर मोसाद अटैक कैसे कर सकता है। आखिर ऐसा हुआ क्या है। डीएनए मित्रों, इसे जानने के लिए पहले आज पूरी खबर को आप जान लीजिए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक पेंटागन ने इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसियों को क्रिटिकल लेवल का खतरा करार दिया है। पेंटागन अमेरिकी सुरक्षा का केंद्र है। पेंटागन अमेरिका के रक्षा विभाग का मुख्यालय है। पेंटागन के मुताबिक इजरायली खुफिया एजेंसी ने अमेरिकी प्रशासन के उच्च अधिकारियों की जासूसी का स्तर बढ़ा दिया है। दरअसल पेंटागन की डिफेंस इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार इजरायली इंटेलिजेंस की सक्रियता पर नजर रख रही थी। इस निगरानी के बाद इजरायली खुफिया एजेंसियों से खतरे को क्रिटिकल लेवल पर रखा गया है। क्रिटिकल लेवल के खतरे का मतलब है कि इस समय अमेरिका को ईरान से ज्यादा खतरा मोसाद से लग रहा है। पेंटागन ने उच्च अधिकारियों को यह नसीहत भी दी है कि जब भी वो इजराइल जाएं तो स्मार्टफोन के बजाय बर्नर फोन का इस्तेमाल करें। यानी पेंटागन को खतरा है कि इजरायली इंटेलिजेंस अमेरिका के अधिकारियों के फोन को हैक कर सकता है या फिर उनके अंदर मालवेयर यानी जासूसी करने वाला वायरस प्लांट कर सकता है। पेंटागन से आए इस अलर्ट की वजह से दुनिया सोचने पर मजबूर हो गई है कि क्या अमेरिका और इजरायली इंटेलिजेंस के बीच कोई अविश्वास पैदा हो गया है। क्या दोनों देशों की खुफिया एजेंसी, जिनकी मित्रता अटूट दिखाई देती थी, जिनकी साझेदारी मजबूत दिखाई देती थी, उनमें अब दीवार खिंच गई है। आखिर क्यों पेंटागन ने इजरायली खुफिया एजेंसियों को खतरा बताया है, अब इसे समझ लीजिए। अगर आप हाल के घटनाक्रम को डिकोड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि अमेरिका और इजराइल के बीच कुछ विषयों पर मतभेद उभरे हैं। इन मतभेदों में सबसे ऊपर है लेबनान के सीजफायर का मुद्दा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के दोनों के लेबनान में सीजफायर दोनों चाहते हैं, लेकिन दोनों की शर्तें अलग अलग हैं। ट्रंप का कहना है कि हिजबुल्लाह इजरायली इलाकों पर हमले रोके और दक्षिणी लेबनान से इजरायली फौज वापस लौटे, जबकि नेतन्याहू चाहते हैं कि पूरे दक्षिणी लेबनान को हिजबुल्लाह खाली करे और बफर जोन बनाए जाएं। अमेरिका इन बफर जोन में लेबनानी सेना की तैनाती चाहता है, जबकि नेतन्याहू इजरायली फौज की मौजूदगी की भी हिमायत कर रहे हैं। लेबनान के इसी मुद्दे को लेकर तकरीबन हफ्ते भर पहले नेतन्याहू और ट्रंप की बातचीत भी हुई थी। इस बातचीत में दोनों पक्षों ने सख्त शब्दों का प्रयोग किया था। तीखी बहस के बाद भी ना तो इजराइल के रुख में बदलाव आया और ना ही अमेरिका के। दोनों ही देश अपने सीज फायर प्लान पर अड़े हुए हैं। लेबनान को लेकर बातचीत कई बार हो चुकी है, लेकिन मतभेद की वजह से सीज फायर का ठोस ब्लूप्रिंट सामने नहीं आ पा रहा है। पेंटागन ने इजरायली इंटेलिजेंस के खतरे को लेकर जो रिपोर्ट तैयार की है, उसमें लेबनान का भी जिक्र है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इजरायली इंटेलिजेंस सीज फायर के मुद्दे पर अमेरिका में हो रही बैठकों और संवाद पर नजर रखी जा रही है। इजरायली एजेंसियों का मकसद अमेरिका के अंतिम निर्णय से जुड़ी जानकारी जुटाना है। अगर इजराइल को लगा कि अमेरिका का फैसला प्रतिकूल है, तो इजरायली सरकार अमेरिका को प्रभावित करने के लिए अपनी नीतियों में बदलाव करेगी। इसी वजह से इजरायली एजेंसियां तकनीकी और इंसानी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रही हैं। आज पेंटागन और इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद के बीच अविश्वास की खबर से पूरी दुनिया हैरान है। लेकिन आज से सदियों पहले आचार्य चाणक्य ने बता दिया था कि मित्र राष्ट्र में जासूस यानी गुप्तचर रखना कितना महत्वपूर्ण है। मित्र राष्ट्र में गुप्तचरों को चाणक्य ने उभय वेतन की परिभाषा दी थी। इन गुप्तचरों को सीधे राजा के कोष से वेतन दिया जाता था। ये लोग मित्र राष्ट्र के शुभचिंतक बनकर रहते थे, लेकिन गुप्त तरीकों से मित्र राष्ट्र की संवेदनशील जानकारियां
अपने राजा को दे देते थे। पेंटागन ने ईरान युद्ध के दौरान इजरायली इंटेलिजेंस के दखल की खबर को सार्वजनिक किया है। हालांकि पेंटागन ने खुद यह जानकारी नहीं दी है, बल्कि मीडिया में लीक करके इसे खुफिया दखल को सार्वजनिक कर दिया है। इसकी एक बड़ी वजह अमेरिका में इजरायली दखल को माना जा रहा है। दरअसल अमेरिका में इजरायली जासूसों के साथ ही कई ऐसे ग्रुप भी मौजूद हैं जो इजराइल की नीतियों को आगे बढ़ाते रहे हैं। ईरान के मुद्दे पर भी ये इजरायली गुट लगातार सक्रिय बने हुए हैं। ऐसे अधिकतर संगठन थिंक टैंक और एनजीओ की शक्ल में चलाए जाते हैं। ये गुट नेताओं और राजनीतिक दलों की फंडिंग करते हैं, चुनाव के दौरान मतदाता के बीच छवि सुधारने में मदद करते हैं और बदले में इजराइल के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए दबाव बनाते हैं। ये गुट अमेरिकी शिक्षा संस्थानों में रिसर्च और एजुकेशन टूर की भी फंडिंग करते हैं, ताकि युवाओं के बीच इजराइल की छवि और उसके लक्ष्यों का प्रचार प्रसार किया जा सके। ऐसे ही एक प्रो इजरायली गुट की वजह से वर्ष 2005 में बड़ा स्कैंडल हुआ था। AIPAC नाम के एक एनजीओ ने पेंटागन से ईरान पर अमेरिकी नीतियों के दस्तावेज निकाल लिए थे। ये दस्तावेज एक इजरायली राजनयिक को भेज दिए गए थे। तब से ही पेंटागन ने इजरायली खुफिया तंत्र की तरफ सावधानी बरतना शुरू कर दिया था। आज का खुलासा भी उसी अविश्वास की एक कड़ी है। ईरान के युद्ध के दौरान भी AIPAC नाम का ये एनजीओ लगातार सक्रिय रहा है। पब्लिक मीटिंग्स और सेमिनार के जरिए ये एनजीओ अमेरिकी जनता के बीच ईरान पर हमले को सही और जायज ठहरा रहा है। यही वजह है कि पेंटागन ने जासूसी से जुड़ी घटनाओं को सार्वजनिक किया है, ताकि इजराइल को इस संदेश दिया जा सके कि उसे अमेरिकी नीतियों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। ऐसा संदेश भेजने की वजह है ईरान को लेकर ट्रंप की नई पॉलिसी। 3 महीनों की तनातनी के बाद अब ट्रंप उस नीति पर नहीं चलना चाहते जिसकी हिमायत इजराइल करता है। ईरान को लेकर ट्रंप और अमेरिकी कमांडर्स ने एक नई रणनीति को अपना लिया है। डीएनए मित्रों, इस पॉलिसी के तहत अमेरिका लंबे वक्त तक ईरान पर सैन्य दबाव बनाए रखना चाहता है। इसी वजह से अमेरिका ने मिडिल ईस्ट में लंबी सैन्य तैनाती की तैयारी कर ली है। ट्रंप चाहते हैं युद्ध विराम पर ज्यादातर अमेरिकी शर्तों को ईरान कबूल करे। ईरान पर प्रेशर बढ़ाने के मकसद से ही ट्रंप छोटे और सीमित स्तर के हमले कर रहे हैं। ये हमले ईरान के उन सैन्य अड्डों पर किए जा रहे हैं जो हॉर्मुज के लिहाज से महत्वपूर्ण हैं। आज भी अमेरिकी नेवी ने ईरान के 3 ठिकानों पर हमले किए। ईरान के सिरीक, गोरुक और केशम द्वीप पर IRGC के सैन्य अड्डों पर मिसाइल्स अटैक किए गए। इसके जवाब में ईरान ने भी कुवैत और बहरीन की तरफ मिसाइल और ड्रोन्स दागे। हालांकि दोनों जगह ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। यही है ट्रंप का प्लान कि ईरान पर दबाव बढ़ाया जाए और मिडिल ईस्ट में अमेरिका के मित्र देशों को भी नुकसान ना उठाना पड़े। दूसरी तरफ इजराइल चाहता है कि ईरान पर इतनी बड़ी ताकत के साथ हमला किया जाए कि ईरान का खतरा पूरी तरह मिट जाए। मित्रों, नेतन्याहू का यह बयान भी इशारा देता है कि ईरान पर बड़े हमले के लिए इजरायली प्रयास अब भी जारी है। इजराइल अब भी ट्रंप सरकार को प्रभावित करने की कोशिश कर रहा है। अमेरिकी दबाव के बावजूद इजराइल का मिलिट्री प्लान रोका नहीं गया है। जो इजराइल आज कर रहा है उसे देखकर छत्रपति शिवाजी महाराज की एक नीति याद आ जाती है। शिवाजी महाराज ने अपनी नीति को गनिमी कावा का नाम दिया था। यह नीति कहती है कि शत्रु पर निरंतर प्रहार करते रहना चाहिए, चाहे शत्रु की सेना हो या फिर उसके संसाधन, सब पर लगातार हमले करने चाहिए ताकि शत्रु को दोबारा संगठित होने का मौका ना मिल पाए। पेंटागन को मोसाद से खतरा नजर आ रहा है। अमेरिकी एजेंसियां इससे निपटने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन दुनिया इस वक्त एक अलग तरीके के खतरे का सामना कर रही है। कई देशों को डर है कि अगर तेल की आपूर्ति बाधित हुई तो ऊर्जा संकट बढ़ेगा, ईंधन की कीमत तेजी से बढ़ेगी। यही वजह है कि अलग अलग देश अपनी ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने और तेल पर निर्भरता कम करने के लिए नए विकल्प तलाश कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, भारत भी इस खतरे से अछूता नहीं है। इसीलिए अब तक भारत ने भी वैकल्पिक ईंधन की तरफ एक बड़ा कदम उठा लिया है, जिसकी चर्चा दुनिया भर में की जा रही है। मित्रों, भारत में नया E85 फ्यूल लॉन्च किया गया है, जिसकी कीमत पेट्रोल से 20 रुपए कम है। E85 एक ऐसा ईंधन है जिसमें इथेनॉल की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। इस ईंधन में 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल मिला होता है। आज आपको समझना चाहिए भारत में वैकल्पिक ईंधन के तौर पर E85 की लॉन्चिंग कितनी महत्वपूर्ण घटना है। इस नए ईंधन से देश को क्या क्या लाभ होगा, E85 ईंधन किन वाहनों में भरवाना है और किन वाहनों में भूल कर भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। इसके अलावा दुनिया में कौन से ऐसे देश हैं
जिनके लिए इथेनॉल मिक्स ईंधन गेम चेंजर साबित हुआ है। मित्रों, पर्यावरण दिवस के दिन दिल्ली में इस ईंधन को लॉन्च किया गया। फिलहाल दिल्ली, एनसीआर, मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे शहरों में 50 से 100 पेट्रोल पंप्स पर E85 फ्यूल उपलब्ध है। सरकार की कोशिश है इथेनॉल का इस्तेमाल ज्यादा हो, क्योंकि इससे पेट्रोल की खपत घटेगी और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी। दिल्ली में E85 फ्यूल की कीमत 82 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर तय की गई है। ये मौजूदा E20 पेट्रोल की तुलना में करीब 20 रुपए प्रति लीटर सस्ती है। E20 पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिला होता है, जिसका इस्तेमाल आजकल आप अपनी गाड़ियों में कर रहे हैं। और अब E85 आ गया है। नए ईंधन का सस्ता होना भी इसे लोकप्रिय बना सकता है। लेकिन E85 को लेकर देश में कुछ कंफ्यूजन मौजूद है, जिसे दूर करने के लिए आपको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट बहुत ही ध्यान से देखनी चाहिए। दिल्ली के कुछ पेट्रोल पंपों पर अब डीजल, पेट्रोल और सीएनजी के अलावा नए स्वदेशी फ्यूल E85 मिलने की शुरुआत हो गई है। लेकिन अभी पेट्रोल पंपों पर 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल वाले इस फ्लेक्स फ्यूल को भरवाने के लिए लंबी कतारें नहीं दिख रही। देश में E85 पेट्रोल लॉन्च हो गया है। इसका पेट्रोल पंप पर ये मिलना भी शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत हुई है पूसा रोड स्थित एक इंडियन ऑयल के पेट्रोल पंप आउटलेट पे। इसके बारे में क्या इसकी खासियत है, कितना सस्ता है, ये बताया जा रहा है कि 20 रुपए करीब सस्ता है जो बाकी नॉर्मल पेट्रोल है। इसकी सबसे बड़ी वजह है इस नए ईंधन का इस्तेमाल सिर्फ E85 अनुकूल वाहनों में किया जा सकता है, यानी ऐसे वाहन जो E85 ईंधन पर चलने के लिए तकनीकी रूप से सक्षम और प्रमाणित है। अभी देश में ऐसे वाहनों की संख्या बहुत कम है, लेकिन E85 फ्यूल की देश में मांग और इस पर लोगों का भरोसा बढ़े, इसके लिए इस फ्यूल के लॉन्च से पहले कुछ फ्लेक्स फ्यूल कार और बाइक भी लॉन्च की गई। ये जो E85 फ्यूल का लॉन्च हुआ है, इससे इस फ्यूल के लॉन्च से पहले परसों हीरो मोटोकॉर्प की 2 मोटरसाइकिल जो बेस्ट सेलिंग मॉडल्स हैं उनका लॉन्च हुआ था, और कल वैगन आर जो सुजुकी कंपनी की है उसका लॉन्च हुआ है। सरल भाषा में समझें तो फ्लेक्स फ्यूल कार या बाइक वो वाहन है जो पेट्रोल, एथेनॉल और दोनों के किसी भी मिश्रण पर चल सकते हैं। यानी आप चाहें तो नॉर्मल पेट्रोल भरवाएं, चाहे तो E20 यानी 20% इथेनॉल वाला पेट्रोल, या फिर E85। ऐसी गाड़ी खुद ब खुद पता लगा लेती है कि किस तरह का फ्यूल डाला गया है और उसी हिसाब से इंजन को एडजस्ट कर लेती है। लेकिन आम लोग ऐसे वाहनों की कीमत को लेकर चिंतित हैं। 20 रुपये सस्ता है सर, पेट्रोल 102 रुपये है, ये 82 रुपीज़ है। पर ये पैसिफिक इंजन इसके लिए तैयार होगा, जिससे कि मारुति ने पहल की है। वैगनार गाड़ी इसके लिए लॉन्च की जा रही है, पर अभी तक आम जनता के बीच में ये सस्पेंस है कि उस गाड़ी का क्या प्राइस है। इसके अलावा कुछ लोगों के अंदर इस फ्यूल को लेकर कुछ भ्रांतियां भी मौजूद हैं। जितना सुना है वो यही है कि गाड़ियों का इंजन पे बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है इससे। ऐसी भ्रांतियों पर सरकार ने सफाई भी दी है। E85 ईंधन किसी पेट्रोल या डीजल इंजन वाहन में डालना इंजन के लिए सुरक्षित नहीं है, इसीलिए इसकी पहचान को अलग रखा जा रहा है। ये पर्पल कलर इसके जो बताया गया, जैसे हर एक पेट्रोल के लिए हरा बताया गया और इसके लिए ये पर्पल कलर बताया गया है। नहीं तो पर्पल कलर क्यों है इसमें? अब ये सर इथेनॉल के कारण ही बनाया गया। हम ये भी कोशिश करेंगे इसकी गाड़ी की नंबर प्लेट भी अलग हो, और गाड़ी के जो मॉडल हैं वेदर इट्स 2 व्हीलर 3 व्हीलर उस पे भी बड़े क्लियरली मार्क्ड हो कि ये E85 है। जैसे इस पे देखिए लिखा हुआ E85। अभी E85 फ्लेक्स फ्यूल देश के कुछ पेट्रोल पंपों पर ही मिल रहा है। सरकार की कोशिश है साल के अंत तक ऐसे 500 और अगले साल तक देश भर के 5000 पेट्रोल पंप पर E85 फ्यूल मिलना शुरू हो जाए। मित्रों, आप भी इस बात को नोट करके रख लीजिए, अगर आपके पास हाल ही में लॉन्च हुई फ्लेक्स फ्यूल कार या बाइक है, तभी आप अपने वाहन में पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता E85 फ्यूल डलवाइए। अगर आपके पास सामान्य पेट्रोल या डीजल वाहन है तो अभी आपके लिए ये फ्यूल किसी काम का नहीं है। जिनके पास सामान्य वाहन है उनको अपने वाहन में E85 फ्यूल नहीं डलवाना है। आज आपको समझना चाहिए पेट्रोल और डीजल का ये विकल्प देश के लिए क्यों जरूरी है। हमारे देश में इसे प्रोत्साहन क्यों दिया जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है ये भविष्य का ईंधन है, यानी ऐसी उम्मीद क्यों की जा रही है कि आने वाले समय में
देश की अर्थव्यवस्था इसी E85 फ्यूल पर दौड़ेगी। अब इसे समझ लीजिए। पहली बात, यह पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता है, यानी इससे उपभोक्ता को सीधा फायदा होगा, क्योंकि इस ईंधन को गन्ना, मक्का और अनाज से तैयार किया जाता है, इसीलिए इससे प्रदूषण भी कम होता है। दिल्ली जैसे शहर जहां पर प्रदूषण एक बड़ी समस्या है, वहां इस फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में 50 से 60% तक कमी संभव है। अगर देश में इस ईंधन का इस्तेमाल बढ़ता है तो विदेशी क्रूड ऑयल पर निर्भरता कम होगी, जिससे देश के अरबों डॉलर बच सकते हैं। इस फ्यूल की डिमांड बढ़ी तो इसका सीधा लाभ गन्ना उत्पादक किसानों को भी मिलेगा, क्योंकि भारत में इथेनॉल के निर्माण के लिए सबसे ज्यादा गन्ने का प्रयोग किया जा रहा है। इथेनॉल के इस्तेमाल से सबसे बड़ा फायदा देश की ऊर्जा सुरक्षा को होगा। E85 एक स्वदेशी ईंधन है। अगर दूसरे देशों से क्रूड की सप्लाई बाधित होती है तो घरेलू ईंधन कुछ हद तक इस कमी को दूर कर सकता है। डीएनए मित्रों, हालांकि पेट्रोल के मुकाबले E85 का माइलेज थोड़ा कम है। देश में एक दिन पहले लॉन्च हुए फ्लेक्स फ्यूल के पंप भी कम हैं। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा नए और उन्नत इंजन की वजह से फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां थोड़ी महंगी पड़ सकती हैं। यानी अगर E85 फ्यूल का इस्तेमाल बढ़ाना है तो फिर इन गाड़ियों की कीमत घटानी पड़ेगी, और इस पर ध्यान सरकार को ही देना होगा, क्योंकि अगर ऐसी गाड़ियां लोग खरीदेंगे नहीं तो फिर E85 फ्यूल का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। मित्रों, भारत में ये ईंधन अभी अभी लॉन्च हुआ है, लेकिन दुनिया के कुछ देशों में इसका सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया जा रहा है। इथेनॉल के इस्तेमाल का सबसे सफल मॉडल ब्राजील में है, जहां लोग आजकल 90% से ज्यादा फ्लेक्स फ्यूल वाहन खरीद रहे हैं। आज आपको ब्राजील में इथेनॉल की सफलता की कहानी भी जाननी चाहिए, जो भारत जैसे देश को प्रेरित करती है। वर्ष 1973 के तेल संकट के बाद ब्राजील ने इस दिशा में सोचना शुरू किया। उस वक्त तेल महंगा होने की वजह से ब्राजील की अर्थव्यवस्था पर बोझ काफी बढ़ गया था, जिससे निपटने के लिए 1975 में प्रो अल्कोहल कार्यक्रम शुरू हुआ। ब्राजील ने अपने गन्ना उत्पादन को इथेनॉल उद्योग से जोड़ा और बड़े पैमाने पर उत्पादन बढ़ा दिया। वहां की सरकार ने दशकों तक सब्सिडी, टैक्स छूट और अनिवार्य मिश्रण नीति लागू रखी। ब्राजील में 90 के दशक से ही पेट्रोल में 27% इथेनॉल मिलाया जा रहा है। 2003 में फ्लेक्स फ्यूल कारों के आ जाने से उपभोक्ताओं को पेट्रोल और इथेनॉल में से सस्ता ईंधन चुनने की अब आजादी मिली है। इसी वजह से नई कारों में फ्लेक्स फ्यूल की हिस्सेदारी 2004 में 22% से बढ़कर 2009 में 94% हो गई। ये कोई छोटी बात नहीं है, बड़ी क्रांति है। आप समझिए, सिर्फ 5 साल के अंदर ब्राजील के लोगों ने जितनी नई कारें खरीदी, उनमें 94% कारें फ्लेक्स फ्यूल कार थी। यानी 2004 में सिर्फ 22% कारें फ्लेक्स फ्यूल वाली थी और 2009 में 94%। आज भी ब्राजील में बिकने वाली नई कारों में 90% से अधिक फ्लेक्स फ्यूल वाहन होते हैं। देश के लगभग हर हिस्से में एथेनॉल उपलब्ध है, जिससे मजबूत फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित हुआ है। एथेनॉल के कारण परिवहन ईंधन में तेल की जगह स्थानीय जैव ईंधन का बड़ा योगदान हुआ है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत हुई और अरबों डॉलर के आयात खर्च की बचत हुई है। गन्ने से बने एथेनॉल ने किसानों की आय बढ़ाई और ब्राजील में लाखों रोजगार पैदा हुए। इसके अलावा इथेनॉल को बढ़ावा देकर ब्राजील ने 60 से 80% तक कम ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन किया। यानी अपने मॉडल पर टिके रहकर ब्राजील ने इथेनॉल को ऑयल का विकल्प बना लिया और अब भारत में इसकी शुरुआत की जा रही है। डीएनए मित्रों, 85% इथेनॉल वाली गाड़ियां भारत के हाईवे और एक्सप्रेसवे पर भी चलेंगी। ये अच्छी बात है, लेकिन उसी हाईवे पर अगर कोई हादसा हो जाता है तब क्या होगा? मेरे इस प्रश्न का संबंध इथेनॉल वाली गाड़ी से नहीं है, बल्कि हाईवे और एक्सप्रेसवे पर सफर करने वाले लोगों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। आज हम आपको देश के ट्रॉमा सेंटर्स की रियलिटी रिपोर्ट दिखाएंगे। इनकी शुरुआत इस उद्देश्य से हुई थी कि हाईवे पर होने वाले हादसों के दौरान लोगों की जान बचेगी, लेकिन हमारी रिपोर्ट देखने के बाद आपको पता चलेगा इन ट्रॉमा सेंटर्स की सांसें खुद टूट रही हैं। इन ट्रॉमा सेंटर्स को देखकर आज आपको सदमा लगने वाला है। मित्रों, हम अक्सर खबरों में देखते हैं या किसी से सुनते हैं कि हादसे के बाद समय पर इलाज नहीं मिलने की वजह से जान चली गई, लेकिन आज आपको इलाज के अभाव में होने वाली मौत का सच जानना चाहिए। आपको देखना चाहिए कैसे हमारा हेल्थ सिस्टम वेंटिलेटर पर है। डीएनए मित्रों, भारत में इमरजेंसी हेल्थ केयर सिस्टम की स्थिति यह है कि सुप्रीम कोर्ट पर इस पर सख्त टिप्पणी करनी पड़ गई।
हाल ही में जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदूरकर की पीठ ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया कि देश के हर नागरिक को ट्रॉमा केयर यानी गंभीर और अचानक लगी चोट पर तुरंत इलाज का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 यानी जीवन के अधिकार का अभिन्न हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा, यह आपको कुछ आंकड़ों के जरिए समझना चाहिए। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 2025 में जो आंकड़े जारी किए उसके मुताबिक एक साल में 1,73,000 लोगों ने सड़क दुर्घटना में अपनी जान गंवाई, यानी हर घंटे लगभग 20 मौतें। इनमें से 68% मौतें ग्रामीण इलाकों में हुई, यानी उन इलाकों में जहां स्वास्थ्य सेवाएं और एम्बुलेंस का आम तौर पर अभाव होता है। मित्रों, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद संसद में अपने बयान में कहा है कि लगभग 30% सड़क हादसे पीड़ितों की मौत समय पर इलाज न मिलने की वजह से होती है। सरकार की पीएम राहत योजना के दस्तावेजों में इस बात का जिक्र है कि समय रहते इलाज मिलने पर लगभग 50% मौतें टाली जा सकती हैं। डीएनए मित्रों, इन्हीं डरावने आंकड़ों के साथ एक एनजीओ ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा कौन सा सिस्टम मौजूद है जो ये सुनिश्चित करे कि हादसे के बाद घायल व्यक्ति को सबसे नजदीकी ट्रॉमा सेंटर तक तुरंत पहुंचाया जाए। डीएनए मित्रों, सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि ट्रॉमा सेंटर क्या होते हैं। ट्रॉमा सेंटर एक ऐसा अस्पताल या अस्पताल का हिस्सा होता है जिसे खास तौर पर गंभीर और जानलेवा चोटों का तुरंत इलाज करने के लिए डिजाइन किया जाता है, जहां न्यूरोसर्जन, ऑर्थोपेडिक सर्जन और ट्रॉमा सर्जन 24 घंटे अस्पताल के अंदर ही मौजूद रहते हैं। वहां एक समर्पित ब्लड बैंक होता है, अंदर सीटी स्कैन और एमआरआई की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध रहती है। डीएनए मित्रों, यह मामला आपसे जुड़ा हुआ है, सड़क पर चल रहे आम लोगों से जुड़ा हुआ है। लिहाजा हमने देश भर में ट्रॉमा सेंटर्स का रियलिटी चेक किया। हाईवे पर हुए हादसों में घायलों की जान बचाने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है उसकी पड़ताल की। आपको यह देखना चाहिए कि हादसे के बाद गोल्डन आवर यानी पहले 1 घंटे में मरीज ट्रॉमा सेंटर तक पहुंच पाता है। आपको देखना चाहिए क्या सड़क पर दुर्घटना के बाद सरकारी हेल्पलाइन पर फोन लगता है। आपको यह जानना चाहिए कि हेल्पलाइन नंबर पर जो हेल्प मिलती है क्या उससे किसी घायल व्यक्ति की जान बच पाती है। डीएनए मित्रों, आपको देखना चाहिए कि ट्रॉमा सेंटर होने के बावजूद क्या गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की जान बचने की गारंटी है। आज हम दिल्ली से लेकर मुरादाबाद और आगे तक देखेंगे कि वेस्टर्न यूपी यानी पश्चिमी यूपी में हाईवेज के आसपास या फिर इन शहरों में क्या ट्रॉमा सेंटर हैं, और अगर हैं तो क्या क्रिटिकल मरीजों के उपचार के लिए उनके पास संसाधन हैं। कोई बड़ा एक्सीडेंट हुआ है, एम्बुलेंस भेज पाएंगे? हो गया है। हाँ सर, बिल्कुल, प्लीज लाइन पे रहिए, मैं आपकी कॉल एक्सपर्ट टीम को ट्रांसफर कर रही हूँ। ओके सर। दिल्ली मुरादाबाद हाईवे से संभल की तरफ मुड़े थे। दिल्ली टू मुरादाबाद उसमें हाँ, और संभल की तरफ मुड़े थे। सर, ये संबलपुर से आपका संभल ट्रॉमा सेंटर मुश्किल से 300 से 500 मीटर की दूरी पर ही है। संभल ट्रॉमा सेंटर। जी जी जी। सरकारी हेल्पलाइन सेवा 1033 पर 8 मिनट बाद बात होने के बाद हमें नियरेस्ट ट्रॉमा सेंटर की जानकारी दी गई, जिसका नाम है संभल ट्रॉमा सेंटर। और आप देखिए, संभल ट्रॉमा सेंटर 51 मिनट की दूरी पर है। करीब 15 किलोमीटर की दूरी और 52 मिनट का रास्ता। अंदाजा लगाइए, अगर सड़क हादसे में किसी की स्थिति नाजुक होगी, वो इतनी दूर आने के बावजूद यहाँ पहुँचेगा तो उसकी स्थिति क्या होगी। अंदर चलकर हम इस ट्रॉमा सेंटर में देखते हैं कि क्या क्रिटिकल पेशेंट्स को यहाँ पर इलाज मिलेगा या नहीं। संभल ट्रॉमा सेंटर के अंदर की तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। कुछ मरीज हैं, ये यहाँ पर रिसेप्शन, डॉक्टर साहब का केबिन, न्यूरोसर्जन, क्रिटिकल केयर यूनिट और इस तरह की तमाम सुविधाएं जो कि एक ट्रॉमा सेंटर में होनी चाहिए, वो यहाँ पर नहीं। 1033 पर हमें आगे बताया गया कि संभल के जिला अस्पताल में उन्हें भर्ती करा लिया जाए, लेकिन संभल के जिला अस्पताल आने पर यहाँ पता चला कि अगर क्रिटिकल हेड इंजरी हो तो उन्हें अलीगढ़ या मेरठ रेफर कर दिया जाएगा। न्यूरोसर्जन नहीं है तो हम लोग नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज जो है उसमें पेशेंट को रेफर करते हैं। कहाँ है सर नियरेस्ट सरकारी मेडिकल कॉलेज? जो या तो मेरठ या अलीगढ़।
और दोनों की दूरी कितनी होगी सर, अगर मिनट में देखें तो? मिनट में देखें तो 2.5-3 घंटे तो लगेंगे। मजबूरी होती है पॉइंट पे आने के लिए कि हमें रेफ़र करना पड़ता है। अब हम अगले ट्रॉमा सेंटर पहुंचे हैं, अमरोहा का ट्रॉमा सेंटर। कहने को तो ये ट्रॉमा सेंटर है, लेकिन शायद यहाँ इमरजेंसी जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध नहीं। फर्स्ट एड तो हम करते ही हैं पूरा, उसके बाद रेफर होने लायक है तो रेफर कर, सर्जन अवेलेबल है तो वहाँ कर देते हैं, और नहीं होता है तो फिर मेरठ भी करना पड़ता है। ओटी के नाम पर एक माइनर ओटी, लेकिन वेंटिलेटर की सुविधा नहीं, कोई न्यूरो सर्जन नहीं। अगर कोई क्रिटिकल पेशेंट, कोई सीवियर बर्न इंजरी अगर यहाँ पर रिपोर्ट होती है तो यहाँ से उन्हें मेरठ रेफर किया जाता है, और एक बार फिर मेरठ जाने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगता है, और लाजमी सी बात है गोल्डन आवर वहीं पर खत्म हो जाता है। हमने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक संवाद किया, और इस संवाद में उन्होंने यूसीसी से लेकर डेमोग्राफी चेंज और यूथ को लेकर क्या कहा, आज इस विशेष संवाद को आप बहुत ही ध्यान से सुनिए। सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद, यहाँ पर आप लोग पहुंचे, और सबसे ज़्यादा आपका धन्यवाद, आपने अपने कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। समृद्धि संवाद है, और समृद्धि शब्द का अगर पर्याय मैं कहूँ तो ये देव स्थान है, उत्तराखंड है। आदिकाल से यहाँ समृद्धि रही है, देवताओं की कृपा रही है, और अब जो विकास की दिशा में आप इस पूरे राज्य को लेकर चल रहे हैं। धामी जी, अगले महीने आपके 5 साल पूरे हो रहे हैं, और उसके बाद फिर तैयारी करनी है अगले इलेक्शंस की, अगले साल इलेक्शंस होने हैं। इन 5 साल में अगर 5 बड़ी उपलब्धियां हम जानना चाहें आपकी, तो क्या बताएंगे? राहुल जी, मैं सबसे पहले तो समृद्धि संवाद में आपका और आपकी पूरी टीम का और आए हुए सभी अतिथियों का मैं अपनी तरफ से सबका स्वागत करता हूं, सबका अभिनंदन करता हूं कि आपने समृद्धि संवाद ही इसका नाम रखा है। तो अगर आप 5 कहेंगे तो यहाँ तो 50 चीज़ें ऐसी हैं, 50 काम ऐसे हुए हैं, और मैं 5 बताऊंगा और जो अगले 50 नहीं बताऊंगा तो लोग बुरा मानेंगे थोड़ा। देखिए, हम पहले दिन से हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तराखंड हिंदुस्तान का श्रेष्ठ राज्य बने, ये हमारा संकल्प था, और उस संकल्प को लेकर निरंतर हमारे प्रयास जारी रहे। एक पल रुके बिना, एक क्षण रुके बिना, अनवरत रूप से हमने, चाहे राज्य में ऐतिहासिक फैसले लेने हों या विकास का एक मॉडल स्थापित करना हो, उन सभी पर काम किया है। यहाँ की सांस्कृतिक, यहाँ की डेमोग्राफी या एसटीजी इंडेक्स में हमारे राज्य का नाम पूरे देश में उस इंडेक्स में पहले नंबर पर आना हो, या मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट के रूप में राज्य को पुरस्कार मिलना हो, पर्यटन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम का पुरस्कार मिलना हो, कृषि के क्षेत्र में पुरस्कार मिलना हो, मत्स्य के क्षेत्र में पुरस्कार मिलना हो, निर्यात सूचकांक तैयारी में हमारे राज्य को देश के अंदर दूसरा स्थान प्राप्त होना हो, और फाइनेंशियल डिसिप्लिन बनाने में पूरे देश में, उसमें भी हमारा एक अच्छा स्थान बना है। पहले दूसरे स्थान पर हम पूरे देश के अंदर जो हमारे जैसे हिमालयी राज्य हैं उनमें हैं। यानी ऐसे अनेक उपलब्धियां हैं। खनन क्षेत्र जो एक बहुत विवादित क्षेत्र माना जाता था, हर सरकार के लिए बहुत चुनौती होती थी, उसमें भी भारत सरकार ने हमारे राज्य को सारे पैरामीटर्स जो होते हैं उसका ठीक प्रकार से व्यवस्थित करने का 200 करोड़ रुपए का प्रोत्साहन राशि का पुरस्कार देना हो। रिवर्स प्लान बहुत तेज़ी से हुआ है। देखिए, यहाँ 4 धामों में आज लगभग 50 दिन की यात्रा होने जा रही है, और इन 50 दिनों में 31 लाख का आंकड़ा अभी तक पार कर गया है, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। और संवाद समृद्धि आपकी, ये सही नाम आपने दे रखा है, तो मैं कहूँगा कि यही समृद्धि है। हमारे होम स्टे फुल हो रहे हैं, और होटल, टैक्सी, टूर गाइड या इस
व्यापार से जुड़े हुए, इस काम से जुड़े हुए सभी लोग समृद्धि को प्राप्त हो रहे हैं। तो मैं बोलूँगा तो मुझे लगता है कि मैं कई घंटों बोलता रहूँगा और मेरी बात आती जाएगी। तो मुझे लगता है कि जितना होगा, चूँकि आपका ये प्राइम टाइम भी है। जी, आपने चार धाम यात्रा की बात की और इस बार रिकॉर्ड भीड़ यहाँ पर पहुँच रही है। आपने पिछले कुछ सालों में वहाँ पर इंतज़ाम भी किए इस तरीके से ताकि लोगों को सुविधाएं मिल पाएँ, लेकिन जो आपने सुविधाएं दी, जो भीड़ बढ़ी, अब उसे उपलब्धि के तौर पे देख रहे हैं या चुनौती के तौर पे देख रहे हैं? नहीं, देखिए, ये यात्रा आस्था श्रद्धा की यात्रा है और यात्रा के बारे में अगर आप उसके थोड़ा बैक में जाएंगे, पीछे जाएंगे, आज से लगभग 30 साल, 40 साल, 50 साल पहले, तो ये यात्रा अत्यधिक कठिन होती थी। इधर 2014 के बाद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जब देश के प्रधानमंत्री बने, उसके बाद से चार धाम ऑल वेदर सड़कें बनी। हमारे 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ धाम का नव निर्माण हुआ, पुनः निर्माण हुआ और बद्रीनाथ धाम का मास्टर प्लान, उस पर भी बड़ा काम हो रहा है। आप जाएंगे तो आपको दिखेगा, जो भी तीर्थयात्री श्रद्धालु जाते हैं तो बहुत तेज़ी से यात्रा बढ़ी है। अभी आप ही दिल्ली से देहरादून आए होंगे तो मतलब अधिकतम 2.5 घंटे में आप यहाँ पहुँच रहे हैं, हरिद्वार पहुँच रहे हैं, ऋषिकेश पहुँच रहे हैं। तो ये सब सुविधाएं बढ़ने के कारण से फुटफॉल बहुत बड़ा है और संख्या बहुत बड़ी है श्रद्धालुओं की, आने वाले पर्यटकों की। पर्यटक पिछले 4 सालों में मैं बात करूं तो 23 करोड़ से भी अधिक पर्यटक देवभूमि उत्तराखंड आए हैं। तो एक, जैसा आपने कहा कि चुनौती है हमारे को कि सबकी यात्रा व्यवस्थित तरीके से करवाने की। चुनौती है हमारी कि उनकी सुरक्षा की, कि उनकी यात्रा सुरक्षित हो। तो उन सभी पैरामीटर्स को हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार कि यात्रियों की यात्रा अच्छी हो, सुव्यवस्थित हो, सरल हो, बिना किसी विघ्न बाधा की हो। तो बड़ी संख्या में आना अपने आप में एक समृद्धि का भी बहुत बड़ा प्रमाण है। और इसके साथ साथ देखिए, ये यात्रा केवल एक टूरिस्टों की जैसी यात्रा नहीं है, ये आस्था की यात्रा है, श्रद्धा की यात्रा है। इसके दोनों पहलू हैं। सनातन की यात्रा है और उत्तराखंड राज्य के लिए ये लाइफलाइन है, हमारी आर्थिकी का भी बहुत बड़ा कारण है। इसलिए यात्रा बढ़ी है तो निश्चित रूप से समृद्धि आई है, जो आपने संवाद में लिखा है। रोपवे को लेकर के क्या स्थिति है? रोपवे का जो काम है वो, और दूसरा, इस साल जो हो गया, लेकिन अगले साल के लिए आपके पास कुछ और प्लान्स हों। हालांकि अगले साल इलेक्शंस भी हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको लगता है, जो आपने सोच रखी हो कि चार धाम के श्रद्धालुओं के लिए ये चीज़ रह गई, पूरी करना मुझे है, या मेरे लिए ये लक्ष्य है? देखिए, इस साल भी बहुत अच्छी यात्रा हो रही है। हाँ, ये ज़रूर है, आप उसको बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आपके मन में होगा कि कुछ लोग जो है भीड़ की पिक्चर दिखाते हैं, वीडियो बनाते हैं, इंटरनेट पर डालते हैं और इस यात्रा का कहीं न कहीं अप्रत्यक्ष रूप से विरोध करते हैं अपने राजनीतिक लाभ के लिए। तो मैंने उनसे बहुत बार कहा, बड़ा विनम्र मैंने उनसे निवेदन किया है कि आप हमारा विरोध करिए, हमारी सरकार का विरोध करिए, हमारी नीतियों का विरोध करिए, हमें कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन भाई इन चार धाम की यात्रा का विरोध मत करिए। ये हरि का स्थान है, ये जो है धर्म का काम है, ये सनातन का काम है, ये हमारे राज्य की समृद्धि का कारण है, ये हमारा आर्थिकी का बहुत बड़ा कारण है, रोजगार का कारण है। उनको वो नहीं दिखाई देता है कि भाई आज होटल फुल हो रखे हैं, होटलों में अच्छी लोगों की आमदनी हो रही है, टैक्सी अच्छी चल रही हैं, ये हमारे होम स्टे पूरे फुल हो रखे हैं, हमारी महिलाएं जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाती हैं, उनके द्वारा जो बनाए हुए सामान हैं, उत्पाद हैं, वो बड़ी संख्या में लोग उसकी खरीदारी कर रहे हैं। तो उन सबको जो है एक पहचान मिल रही है, हमारे ब्रांड पूरे देश और दुनिया के अंदर जा रहे हैं, वो नहीं दिखाई देते।
वो राजनीतिक कारणों से कि भाई यात्रा ठीक नहीं है, यात्रा में भीड़ बहुत हो गई है, वीडियो बना के डाल देंगे। अरे भाई, लोग आ रहे हैं तो उनको हम वापस थोड़ी ना भेजेंगे। हमने कहा है कि जितने भी लोग आएंगे, जो भी श्रद्धालु आएंगे, हम उनको व्यवस्थित तरीके से, सुरक्षित तरीके से यहाँ चारों धामों के दर्शन कराएंगे, अन्य देव स्थानों के भी दर्शन कराएंगे। तो ये सिर्फ विरोध है या फिर सिर्फ इस वजह की एक वजह ये भी है कि आप हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा बनते जा रहे हैं और आपके खासतौर से उत्तराखंड में जितने भी फैसले हैं वो खास तौर से हिंदुओं को ध्यान में रखते हुए किए जाते हैं, ये कहा जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जहाँ भी मदरसा दिखाई देता है धामी जी उस तरफ बुलडोज़र चलवा देते हैं। नहीं, देखिए, वो मेरा विरोध करें। अभी उनके नेता आए थे, उन्होंने कुछ कहा और वो चले गए, आए और चले गए। देखिए, वहाँ अल्मोड़ा जाना था, पौड़ी जाना था, एक दिन देहरादून भी कार्यक्रम रखा था शायद यहीं कहीं। अरे अभी मैं सुन रहा था कि जो है कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि जो है उत्तराखंड सरकार ने उनको रोक दिया, DGCA ने रोक दिया, यूकाडा वालों ने रोक दिया। अरे भाई, ना तो हमें पता है कि आप किस हेलीकॉप्टर से आ रहे हैं, हमने तो वो हेलीकॉप्टर प्रोवाइड नहीं करवाया, ना हमारे यहाँ से उसकी कोई परमिशन हुई है कि भाई इस हेलीकॉप्टर में आएंगे। वो तो उनके अनुबंध वाला हेलीकॉप्टर होगा, पायलट भी उन्हीं के होंगे। अब उसमें चलो ठीक है, आप नहीं जा पाए, उन्होंने कहा कि सुरक्षा नहीं है तो नहीं गए। चलो, ये आप अल्मोड़ा भी नहीं गए, फिर पौड़ी भी नहीं गए। अरे देहरादून में तो मौसम अच्छा था, दिल्ली जाके आ जाते, एक बार दिल्ली जाते और दिल्ली से वापस आ जाते। अगर आपको यहाँ, अब वो तो अंडमान में दिखाई दे रहे थे उसी के दिन मुझे, यानी कि उनको उत्तराखंड में नहीं रहना था। तो इस प्रकार से वो हमारा विरोध करें, हमारी सरकार का विरोध करें, हमारी पार्टी का विरोध करें, हम स्वीकार करते हैं, हम चैलेंज उनका स्वीकार करते हैं। लेकिन चार धाम का विरोध करेंगे, सनातन का विरोध करेंगे, हमारे यहाँ की जो सांस्कृतिक डेमोग्राफी है उसके साथ छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे, तुष्टीकरण करेंगे, तो हम विरोध करेंगे। हम पर वो तो उत्तराखंड के नागरिकों की मदद करने के लिए आ रहे थे, उत्तराखंड के नागरिकों की मदद करने के लिए आ रहे थे। कोटद्वार के एक जिम संचालक है जिनकी जिम चल नहीं रही है, तो उसकी सदस्यता लेने आ रहे थे, वो उसकी आर्थिक मदद करने आ रहे थे। देखिए राहुल जी, आपको ध्यान होगा जब दिल्ली में दंगे हुए थे, दिल्ली में उन्हीं दंगों में एक माँ का बेटा, एक पहाड़ का बेटा, गरीब परिवार का बेटा दिलवर सिंह नेगी की हत्या हो जाती है। वहीं वो कोटद्वार के पास के ही निवासी थे और दिल्ली में भी उनके लोग रहते थे। कभी राहुल गांधी ने जो है वो दिलवर सिंह नेगी की कभी जो है उन्होंने कोई खोज खबर नहीं करी, कभी उनके परिवार के आंसू पोंछने का काम नहीं करा। अब यहाँ इसलिए आए कि दीपक ने अपने नाम के आगे मोहम्मद लगा दिया, तो मोहम्मद से उनको प्यार है, लेकिन दिलवर से प्यार नहीं था उनको। कभी किसी उत्तराखंड के किसी दुख में आए किसी के यहाँ, इतनी सारी हमारे यहाँ शहादत होती है। जनरल रावत जो हमारे यहाँ के प्राइड थे पूरे देश के, पहले CDS थे, सेना में रहते हुए उन्होंने इतने बड़े बड़े ऑपरेशन किए। भारत की जो सेना है उसको हर तरीके से शिक्षित प्रशिक्षित करने में, आधुनिक बनाने में बहुत बड़ा योगदान उनका था। और उनके बारे में किस प्रकार की टिप्पणियाँ की गई, किस प्रकार का अनाप शनाप कहा गया, तो यहाँ के लोग भली भांति जानते हैं। ये सैन्य बाहुल्य प्रदेश है। जो लोग, उनकी बुद्धि का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है, मैं एक सैनिक पुत्र हूँ इसलिए मेरा भी खून खौलता है, और मुझे लगता है कि मेरे जैसे सभी लोगों का खून खौलेगा जब कोई सेना से ऑपरेशन सिंदूर का कोई प्रमाण मांगेंगे, सर्जिकल स्ट्राइक का कोई प्रमाण मांगेंगे, एयर स्ट्राइक का प्रमाण मांगेंगे, तो यहाँ गुस्सा आना स्वाभाविक है। तो यहाँ के सैनिक, हिंदुस्तान की सेना की पूर्ति करने वाला हर 5वां सैनिक देवभूमि उत्तराखंड का है। तो यहाँ के लोगों को अंदर हमेशा राष्ट्रभक्ति रही है, चाहे प्रथम विश्व युद्ध हो, द्वितीय विश्व युद्ध हो, या देश की आज़ादी के बाद कोई युद्ध हो, यहाँ के लोगों ने, यहाँ के सैनिकों ने, यहाँ के वीरों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया है। धामी जी, अगले महीने उत्तराखंड में मदरसा एक्ट खत्म हो जाएगा, इसके बाद क्या स्थिति दिखाई दे रही है आपको? देखिए, ये जो मदरसा एक्ट है इसके बारे में भी ये हमारे एक विद्वान यहाँ बैठे हुए हैं, काजमी जी, इसके बोर्ड के अध्यक्ष हैं भी, और ये बहुत बार देखिए ये गलत सलत छवि पेश करने का प्रयास किया जाता है। कुछ लोगों को जो देश की आज़ादी के बाद से
लगातार डराया जाता रहा कि भाजपा आएगी तो तुमको यहाँ से निकाल देगी, दंगे करवा देगी, मारपीट करवा देगी। इस प्रकार की बातें, इस प्रकार की अफवाहें, इस प्रकार का एक फैब्रिकेटेड माहौल बनाने का प्रयास होता रहा है। और यहाँ पर भी जब हम मदरसा एक्ट को भंग करते हैं तो उसमें भी ये बनाया गया कि एक किसी वर्ग विशेष को हम टारगेट कर रहे हैं। भाई, हम वर्ग विशेष को टारगेट नहीं कर रहे हैं। बच्चे चाहे किसी भी वर्ग के हों, वो हमारे बच्चे हैं, वो देश का भविष्य बनना चाहिए उनका, वो देश की जो राष्ट्रवाद है उस भावना से उनका विकास होना चाहिए, न कि पुरानी 500 साल पुरानी जो है उनको वो शिक्षा दी जाती है, कट्टरवादी चीज़ें दी जाती हैं। हम कहते हैं कि वो बच्चे भी डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, अच्छी उनको आधुनिक शिक्षा प्रदान की जाए, तो उसमें क्या बुराई है। हम इस दिशा में काम कर रहे हैं कि उन बच्चों को भी अच्छी शिक्षा दी जाए। उनको भी, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो सबको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, हम उस दिशा में काम कर रहे हैं उनके लिए भी। तो क्या उनके लिए आप भी वंदे मातरम गाना अनिवार्य करेंगे? नहीं, वंदे मातरम तो सबको गाना चाहिए, और देवभूमि में तो विशेष रूप से गाना चाहिए। देवभूमि में तो किसी को ऐतराज होना ही नहीं चाहिए। तो ये अनिवार्य सरकार की तरफ से किया जाएगा? नहीं, देखिए, सरकार की तरफ से क्या, अब तो भारत सरकार के गजट में ही आ गया है कि कोई भी कार्यक्रम होगा सरकारी तो उससे पहले जो है वंदे मातरम गाया जाएगा। गाया जा रहा है, लगातार हम लोग गा रहे हैं इसको। पर कुछ लोग, जैसे अभी आपके यहाँ तो नहीं, लेकिन कई राज्यों में कई लोगों ने इसका विरोध करना शुरू किया, और बहुत खुल के विरोध करना शुरू किया कि क्यों ऐसा कहा जा रहा है, ज़बरदस्ती हम पे ये क्यों थोपा जा रहा है, हम नहीं गाना चाहते, क्यों हमें कहा जा रहा है कि नहीं गाना ही होगा। उत्तराखंड में क्या स्थिति रहेगी? उत्तराखंड में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। देखिए, उत्तराखंड जहाँ से गंगा निकलती हैं, यमुना जी निकलती हैं, जहाँ हिम ग्लेशियर हैं, पर्वतराज हिमालय है, जहाँ चारों धाम हैं, हेमकुंड साहब है, आदि कैलाश है, जागेश्वर धाम है, माँ पूर्णागिरी का स्थल है, और हर घर से कोई सेना में, कोई पैरामिलिट्री में है, देश की सेवाएं दे रहे हैं, देश की रक्षा में लगे हुए हैं। तो यहाँ विरोध जैसी कोई स्थिति नहीं है। हमने यूसीसी, देश की आज़ादी के बाद सबसे पहले देवभूमि उत्तराखंड में जो है वो कानून लागू हुआ, कहीं कोई विरोध नहीं हुआ। और आज यहाँ लागू होने के बाद, मैं जब यूसीसी के विधेयक पर मैं बोल रहा था, जब मैंने उसको प्रस्तुत किया था, तब मैंने विधानसभा में कहा था कि यूसीसी की गंगा, ये गंगोत्री देवभूमि उत्तराखंड से निकल रही है, जैसे माँ गंगा यहाँ से निकलकर गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक सबको जो है कहीं सींचने के काम आती हैं, कहीं आचमन के काम आती हैं, कहीं पीने के काम आती हैं, कहीं जल देती हैं, कहीं जीवन देती हैं। उसी तरह से यूसीसी की गंगोत्री भी आने वाले समय में पूरे देश के सभी राज्यों को लाभ देगी, और आज सारे राज्य जो है अब उस दिशा में उसका आगे बढ़ गए हैं। उत्तराखंड देश का पहला राज्य तो बना यूसीसी लाने में, लेकिन डेमोग्राफी चेंज को लेकर के भी कई सवाल खड़े होने शुरू हुए उत्तराखंड को लेकर के। आपके लिए ये कितना चैलेंजिंग है, और क्या ये पिछले कुछ वक्त में लोगों के लिए, प्रशासन के लिए, शासन के लिए थोड़ा मुश्किल भरा रहा है? देखिए, पहले के समय में इस पर ध्यान नहीं दिया गया, अनाप शनाप तरीके से ऐसी जगह पर लोगों को बसा दिया गया जहाँ कोई अस्तित्व उनका नहीं होता था। लेकिन हमने ये संकल्प लिया है, और ये संकल्प मेरा नहीं है, मैं हमेशा कहता हूँ पूरे देश और दुनिया के लोग देवभूमि उत्तराखंड को आस्था से देखते हैं, श्रद्धा से देखते हैं, और हम कहीं भी जाते हैं देश में, दुनिया में, अगर हम किसी को बताएं कि हम उत्तराखंड से आए हैं, देवभूमि से आए हैं, तो हमारे इतना बताते ही उनके चेहरों के भाव बदल जाते हैं। एक भाव होता है कि भगवान के सबसे नज़दीक के लोग हैं, सच्चे होंगे, अच्छे होंगे, ईमानदार होंगे, पवित्र आत्मा वाले होंगे। तो इसलिए जब पूरी दुनिया की सोच इस प्रकार की यहाँ के लिए है, तो यहाँ का देवत्व किसी भी कीमत पर उसका तनिक भी नुकसान नहीं होना चाहिए, यहाँ का मूल अस्तित्व तो खराब नहीं होना चाहिए। और ये मेरा संकल्प नहीं है, ये देवभूमि के साथ साथ पूरे सनातन का संकल्प है, और उसको लेकर हम काम कर रहे हैं। और इधर के
सालों में काफ़ी सारा इस पर काम हुआ है। डेमोग्राफी को संरक्षित करने में भी, यहाँ के सांस्कृतिक मूल्यों को उसके सुरक्षा के लिए, संवर्धन के लिए निरंतर काम हो रहा है। आप जब एक के बाद इस तरीके के कदम उठाते हैं और ख़ास तौर से जब जो लोग आपका विरोध कर रहे हैं आपके राज्य में, तो वो विरोध सिर्फ आपके राज्य तक सीमित नहीं है, अब आप इंटरनेशनल लेवल पर भी आपका विरोध शुरू हो गया है। यूनाइटेड स्टेट्स की एक इंटरनेशनल रिलीजियस एजेंसी है और उसने भारत के 3 मुख्यमंत्रियों को एक तरीके से मुस्लिम विरोधी कहा। उसमें योगी आदित्यनाथ है, हेमंत बिस्वा शर्मा है और तीसरे आप हैं। तो अब इंटरनेशनल लेवल पर भी आपको मुस्लिम विरोधी चेहरा बताया जा रहा है। देखिए राहुल जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि नेशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ, जो लोग भी हमारा विरोध कर रहे हैं, मैं उनके लिए यही कहना चाहता हूं कि उनके विरोध से हम देवभूमि के मूल अस्तित्व को, खराब होने का जो हमारा संकल्प है, उसको छोड़ने वाले नहीं हैं। हमने जो यहाँ पर समान नागरिक संहिता का कानून बनाया है, उसको हम सख्ती से लागू कर रहे हैं। वो लागू हो गया है और उसमें निरंतर भारत के संविधान का पालन किया जाएगा, व्यवस्था का पालन किया जाएगा। यहाँ का अवैध अतिक्रमण है, वो हम किसी भी कीमत पर उसको, कोई भी अतिक्रमण को कोई भी जो है वैध नहीं कहेगा, कोई भी नहीं कहेगा। वो अतिक्रमण हटाने का हमारा अभियान चल रहा है, वो अभियान हमारा चलता रहेगा। हम महिलाओं को उनके अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देने के लिए जो काम हम लगातार कर रहे हैं, वो लगातार करते रहेंगे। हम दंगों की राजनीति यहाँ नहीं होने देंगे। हमने दंगारोधी कानून लाए हैं। हम धर्मांतरण किसी कीमत पर नहीं होने देंगे। धर्मांतरण महापाप है। हम यहाँ की डेमोग्राफी को ख़राब नहीं होने देंगे। अब अगर ये काम हम कर रहे हैं जो मैंने आपके सामने अभी कहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारा धर्म और कर्म, जो धर्म कहेगा वो कर्म हम करते जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमें बात। बहुत धन्यवाद आपका। डीएनए में आज का संदेश, हमेशा याद रखिए, जिंदगी की गूंज हमेशा लौटती है, इसलिए दुनिया में वही भेजिए जिसे आप वापस पाना चाहते हैं। डीएनए में आपको जय हिंद कहने का समय आ गया है। जय हिंद। डीएनए में सोमवार को आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, ये देश सबका है, ये देश हर जाति हर धर्म का है। मित्रों, हम सबका डीएनए एक है। धन्यवाद।